आज हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के बारे में जिक्र करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। प्रैक्टिस करने वाले को भी इसकी जानकारी और तैयारी करने जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या एलएलबी के ऐसे छात्र जो सीआरपीसी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और टॉपिक भी है कि एफआईआर तो आज के बारे में सभी जानते हैं कि एफआईआर दर्ज करानी है, एफआईआर होनी है, लेकिन इसके बारे में भी समझना होगा कि एफआईआर होती क्या है। एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, तो जो संज्ञेय मामलों में इत्तला दी जाती है। तो ऐसा सब क्लॉज 154 के सब क्लॉज 1 में ये बात कही गई है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या तो उसके निर्देशाधीन लेखवत कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वक रूप में लेखवत की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे। उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इसे नियमित विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा। इसमें बताया गया है ऐसे संज्ञेय अपराध जो होते हैं, जैसे गंभीर मामले जैसे में अपराध हो जाते हैं, गंभीर मामले होते हैं, ऐसे मामलों में जब कोई पीड़ित पक्ष या पीड़ित पक्ष का कोई सगा संबंधी या कोई मित्र जो भी है उसके बारे में, इस घटना के बारे में कोई जो इत्तला देता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देता है, और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे मामले की जो गंभीर मामला हो, उस मामलों में अगर जो प्रथम सूचना दी जाती है तो ऐसे पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी होगा उसको मौखिक रूप से दी गई हो सूचना या लिखित रूप में दी गई हो, ऐसी सूचना को वह लेखवत कर लेगा, मतलब लिख लेगा, और लिखने के बाद जो लिखा गया है वो उसके पढ़कर सुनाया जाएगा। इसलिए कि कल कोई भी चीज़ जो पीड़ित पक्ष ने कहा है वही चीज़ उसने लिखी है, कोई चेंजिंग तो नहीं है कि बताया कुछ और हो और लिखा कुछ और हो, इसलिए वह पढ़कर सुनाई जाएगी। और जो पढ़कर सुनाने के बाद वह उस जो गवर्नमेंट डायरी होगी उसमें ये दर्ज कर दी जाएगी और उसका हस्ताक्षर, उसका सिग्नेचर भी उस एफआईआर की कॉपी पर जिसमें दर्ज की गई है उसमें ले लिया जाएगा। लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन भी एफआईआर होती है, तो ऑनलाइन भी एफआईआर की जा सकती है। अब सेकंड सब क्लॉज कहता है कि उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि इत्तला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। ये भी प्रावधान है कि जो पीड़ित पक्ष की तरफ से जिसने प्रथम सूचना दी है संज्ञेय मामलों की, या किसी भी व्यक्ति ने जो ऐसे संज्ञेय मामलों की इत्तला दी है, उसके लिए उपधारा 1 के अधीन जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है एफआईआर की, जो दर्ज की गई है, जो लिखी गई है, उसकी प्रतिलिपि, उसकी सेकंड कार्बन कॉपी इत्तला देने वाले को निःशुल्क दे दी जाएगी, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। थर्ड कहता है कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है। इसमें बताया गया है कि कोई पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है उपधारा 1 के अधीन, जहाँ उपधारा 1 में ये क्या बताया गया है कि ऐसी इत्तला को अभिलिखित करेगा, इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है। अगर कोई इनकार किया गया उससे पीड़ित है तो ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। इसमें ये बताया गया है जहाँ पर ऐसे संज्ञेय मामलों में कोई पुलिस अधिकारी उस मामले को दर्ज नहीं करता है, इससे ऐसा व्यक्ति पीड़ित है, वो व्यक्ति पीड़ित है, तो पीड़ित पक्ष अपनी इत्तला का एक सार तैयार करके, एक लिखित रूप में सार तैयार करके
डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। जो जिले का सुपरिटेंडेंट ऑफिसर होता है, जिले का पुलिस का वरिष्ठ जो अधिकारी है जिले का, उसको भेज सकते हैं, जिसे हम पुलिस अधीक्षक कहते हैं। एसपी साहब के लिए आप अपना एक लिखित सार तैयार करके उनको डाक द्वारा भेज सकते हैं। अगर जा नहीं सकते तो डाक द्वारा उसे भेज दिया जा सकता है। ये बताई गई है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद और भी प्रक्रिया बताई गई है सीआरपीसी में कि कैसे उसको फिर मुकदमा दायर किया जाएगा। ये इसलिए इस लाइन पर विशेष ध्यान देना है कि जहाँ पर वो व्यथित पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो उसके लिए इत्तला का साथ तैयार करके लिखित रूप में डाक द्वारा संबद्ध जो भी जिले के पुलिस अधीक्षक है उसको भेजा जा सकता है। तो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, अब जो इत्तला भेजी गई है उससे उसे प्रतीत हो गया कि ऐसी इत्तला से कोई संज्ञेय अपराध प्रतीत हो रहा है, मामला बन रहा है कि हाँ संज्ञेय अपराध हुआ है, तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा, या तो उसका इन्वेस्टिगेशन अपने आप करने लगेगा, या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता के उल्लंघन रीति के अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे देगा। मतलब या तो स्वयं इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगेगा, या उनके जो जूनियर पुलिस ऑफिसर हैं, जो उनके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप देगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है वो डेलीगेट कर दी जाएगी उनको अधिकारी को कि आप इस मामले की जांच कीजिए। उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने का वरिष्ठ अधिकारी की सभी शक्तियाँ होंगी। तो जब वह जो पावर दी जाएगी, जिस किसी को दी जाएगी, उसकी पावर सौंप दी गई कि इसकी जांच की जाए, तब वो अधिकारी जो जांच का अधिकारी है उसे वही पावर होगी जो पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी की होगी, उसे वही पावर प्राप्त हो जाएगी। अब समझने वाली चीज़ है कि इसमें एफआईआर में एक दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है डीडीआर, जिसे बोलते हैं दैनिक डायरी रिपोर्ट, और एक बोलता है जीडी, जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट डायरी। तो डीडीआर वह होता है जहाँ पर सूचना प्राप्त होती है, कोई भी संदेह से केस किसी के द्वारा जो सूचना प्राप्त होती है वो डीडीआर में दर्ज कर ली जाती है, और उस घटना स्थल पर उन कांस्टेबल के द्वारा या जो एसआई के द्वारा वहाँ पर जांच की जाती है, और घटना स्थल पर यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। तो जो दैनिक डायरी रिपोर्ट में जो मामला लिखा गया है वो है ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मान ली जाएगी और एफआईआर मानी जाएगी, और इसके बाद उसको गवर्नमेंट डायरी में दर्ज कर लिया जाएगा, और दर्ज करने के बाद ही जो कार्रवाई आगे की होती है वह की जाने लगेगी। तो ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है। इसमें एक चीज़ ये भी समझनी है होगी कि यहाँ पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने में विलम्ब हो, तब यहाँ पर अगर कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दर्ज कर ली गई है वो शीघ्र से शीघ्र उसे विलम्ब किए बिना ऐसे थाने का जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष अग्रेषित कर दी जाएगी, फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और अगर कोई विलम्ब है तो कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स है, अगर वो विश्वसनीय हो तो ऐसे विलम्ब को घातक नहीं माना गया है, लेकिन कोई किसी मामले में कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं है ऐसा, फिर भी उसे विलम्ब किया गया है तो यह घातक होगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के लिए यदि कारण बताए जाने से जाए कि न्यायालय में पूर्व अवकाश लेने के कारण यह विलम्ब हुआ है तो उचित कारण में ग्राह्य नहीं किया जाएगा। मतलब जहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड्स होंगे वहाँ पर ऐसी समस्या नहीं आएगी, लेकिन जहाँ पर बिना युक्ति अगर ऐसा विलम्ब किया गया है पुलिस के द्वारा तो ये घातक सिद्ध होगा। थैंक यू।